हेलो एवरीवन। हेलो सर। वॉइस क्लियर है मेरी? यस सर। हाँ जी सर। कोई क्वेरी हो तो लास्ट क्लास की बताइए। नहीं सर। ये इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन समझ में तो आ रहा है ना? मतलब पर्पस पता चल रहा है ना कि क्यों पढ़ाया जा रहा है? जी सर। मतलब कहाँ पर यूज़फुल है? क्योंकि हम जैसे जितना भी बिजनेस करते हैं, वो चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, फर्म हो, या कोई भी मान लो अगर किसी की कंपनी है, तो जब भी प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी उसकी इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए, इसलिए ये बताया जा रहा है। तो आगे करें फिर इसको स्टार्ट, आज की क्लास। जी सर। मैं स्लाइड अभी शेयर कर रहा हूँ आपको। मैंने लास्ट स्लाइड है तो आपको मतलब शेयर कर दी थी, आपने शायद चेक कर ली होंगी। ये स्लाइड है, विजिबल है सबको? मनी जी, विजिबल है स्लाइड? ये देखिए, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में सेक्शन 29 है। तो सेक्शन 29 क्या बोलता है? इसमें बोलता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। तो इनकम जो बिजनेस और प्रोफेशन से हुई है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने जैसे पहले देखा था कि जितना भी प्रॉफिट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जितना भी प्रॉफिट है उसको पहले यहाँ पर पुट कर लिया जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे कि एडमिजिबल डिडक्शंस, कि इसमें से कौन कौन से डिडक्शंस है जो एडमिजिबल है। क्योंकि हो सकता है कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसने डेबिट किया हो, वो अपने पर्सनल एक्सपेंडिचर भी डेबिट कर सकता है। ठीक है, तो हमको वो हटाना पड़ेगा। या अब फिर नेक्स्ट आता है इन एडमिजिबल डिडक्शंस, कि भी कौन कौन से डिडक्शंस है जो इन एडमिजिबल है, कि हम उसमें कम नहीं कर सकते। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एडमिजिबल डिडक्शन से। तो एडमिजिबल डिडक्शन स्टार्ट होंगे सेक्शन 30 to 37। हमको 30 से 37 तक सेक्शंस पढ़ने पड़ेंगे। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे इसका, प्रैक्टिकल हम कल करेंगे इसका, आज मैं बता देता हूँ कौन कौन से डिडक्शंस हैं या एक्सपेंडिचर है जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इनकम टैक्स पर्पज़ के लिए डेबिट करेंगे। क्योंकि जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो हमने कुछ एक्सपेंडिचर डेबिट किए होंगे। तो हो सकता है कि कुछ 90% डिडक्शंस हमारे ऐसे हैं कि वो ओके है, तो वो तो एज इट इज़ कैरी करके चलेंगे हम। बट कुछ डिडक्शंस ऐसे होते हैं कि जो हमने गलत डिडक्शन ले लिए हैं, तो वो हम रिवर्स कर देंगे। बट इसके लिए तो हमको पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन से डिडक्शंस है जिसको जो एडविजिबल है, जो जिसका डिडक्शन हम ले सकते हैं। ये देखिए, डिडक्शंस एक्सप्रेसली अलाउड, मतलब ये डिडक्शंस है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो सकते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इसमें सेक्शन 30 to 37 है। सबसे फर्स्ट है सेक्शन 30। तो सेक्शन 30 क्या बोलता है? सेक्शन 30 ये बोलता है कि एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, मतलब बिजनेस की बिल्डिंग, मतलब बिजनेस के लिए, मतलब कोई अगर बिल्डिंग यूज हुई है, ठीक है, और वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के लिए है, और कैसे है, हमने अगर रेंट पे किया है उसका, जो प्रीमाइसिस है आर ऑक्यूपाइड एज टेनेंट, हमने एज ए टेनेंट ऑक्यूपाई किया है इसको, मतलब हमने एज ए रेंट पे ले रखा है कोई भी बिल्डिंग, और उसका हम रेंट पे कर रहे हैं, या कोई हमने कोई रिपेयर कराया है उसका, या उसका कोई इंश्योरेंस कराया है, या कोई टैक्स पे किया है, तो वो हम एक्सपेंडिचर एडमिजिबल है और हम डेबिट कर सकते हैं। और फिर बिल्डिंग आर ऑक्यूपाइड एज ओनर, अगर हमारी बिल्डिंग है, हमारी प्रीमाइस है, तो इसमें हमने कोई रिपेयर कराया है, इंश्योरेंस कराया है, या कोई टैक्स पे किया है, तो उससे रिलेटेड जितना भी हमारा खर्चा है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर सकते हैं। और इफ़ द बिजनेस premises belongs to the assessee, no deduction in respect of rent will be allowed। इसका क्या मतलब है? अगर ये असेसी से रिलेटेड है, मतलब अगर ये पर्सनल यूज़ कर रहा है ना कि बिजनेस यूज़, अगर ये पर्सनल यूज़ कर रहा है तो उसका डिडक्शन हमको नहीं मिलेगा। और अगर पार्टनरशिप फर्म है,
इफ द असेसी इज ए पार्टनरशिप फर्म एंड द बिजनेस प्रीमिसेस बिलोंग्स टू ए पार्टनर ऑफ द फर्म, मतलब हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, हम उसमें कुछ बिजनेस कर रहे हैं सॉरी, और उसमें से कोई एक पार्टनर है, मान लो पार्टनर राम है उसका, और उसकी बिल्डिंग है वो, ठीक है, और हम रेंट पे कर रहे हैं, द रेंट पेबल टू द पार्टनर विल बी अलाउड एज डिडक्शन, तो उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा। अगर कोई भी रेंट हम पार्टनर को पे कर रहे हैं, पार्टनर की बिल्डिंग है और हम पार्टनरशिप फर्म में हैं और उसका रेंट पे कर रहे हैं, तो उसका डिडक्शन हमको मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी या फर्नीचर एंड फिक्चर। वो तो हमारा बिल्डिंग पे था कि बिल्डिंग पे कोई खर्चा हुआ है, तो बिल्डिंग पे खर्चा कैसे हो सकता है, या तो हमारी बिल्डिंग है, उसका हमने रिपेयर का खर्चा किया है, या इंश्योरेंस का खर्चा किया है, या कोई टैक्स का खर्चा किया है बाद में। अगर बिल्डिंग हमने कंस्ट्रक्शन की है या हमने परचेज किया है, तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमारा डेप्रिसिएशन हम क्लेम करते हैं, तो वो तो अलग हो जाएगा। बट उस पर अगर कोई रिपेयर किया है या कोई इंश्योरेंस किया है या कोई टैक्स पे किया है, तो वो हमको अलाउ हो जाएगा। और अगर रेंट पे है वो बिल्डिंग, तो उसका रेंट हमने पे किया होगा, या कोई अगर कोई रिपेयर पे किया है, इंश्योरेंस और टैक्स पे किया है, वो डिडक्शन मिल जाएगा। उसके बाद सेक्शन 31 है। सेक्शन 31 में क्या बताया है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, एक्सपेंडिचर कौन सा होना चाहिए, रेवेन्यू होना चाहिए। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो फिक्स असेट्स का पार्ट है और उस पर डेप्रिसिएशन हम क्लेम कर सकते हैं, तो हम जितना भी इसमें पढ़ेंगे सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कोई प्लांट एंड मशीनरी हमारी है सॉरी, या कोई फर्नीचर हमारा है, फिक्चर्स हमारा है जो बिजनेस यूज़ के लिए हो रहा है, और उस पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन करंट रिपेयर एंड इंश्योरेंस, और उस पर हमने कोई रिपेयर किया है, मेंटेनेंस किया है, कोई इंश्योरेंस किया है, इंश्योरेंस का प्रीमियम कोई पे किया है, तो उस पर सारा का सारा हमारा अलग हो जाएगा। अगर हमने रेंट पे किया है उस पर, तो सेक्शन 37 में अलग हो जाएगा, रेंट भी अलग हो जाएगा, उस पर कोई रिपेयर मेंटेनेंस पे किया है वो भी अलग हो जाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर सेल नॉट इंक्लूडेड इन रिपेयर, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो तो फिक्स एसेट्स का पार्ट है, तो उस पर हमको डिप्रिसिएशन क्लेम मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है अभी तक? नो सर। उसके बाद नेक्स्ट आएगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने लास्ट क्लास में क्लियर कर लिया था, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक था, तो हमने पहले इसको क्लियर कर लिया था मतलब हमको कौन कौन से डिडक्शंस अलाउ है। पहले तो हमारा बिल्डिंग पे रेंट का है, या कोई हमारी अगर बिल्डिंग है तो उसमें रिपेयर का है, और उसके बाद अगर प्लांट और मशीनरी अगर हमने, या फर्नीचर फिक्चर अगर हमने कोई रिपेयर किया है, मेंटेनेंस किया है, या फिर उस पर रेंट पे किया, तो वो अलाउ है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा सेक्शन 32 में डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हमने पहले ही देख लिया था लास्ट क्लास में। हमने क्या देखा था कि कोई भी अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है, तो लास्ट WDV है और उसमें ऐड हो जाएगा जो ड्यूरिंग द ईयर जो हमने पुट टू यूज़ किया है, और साथ में जो भी माइनस हो जाएगा जो भी अगर हमने कोई सेल कर दिया है या डिस्ट्रॉय कर दिया है। और लास्ट क्लोजिंग WIP पे, WDV पे हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे। और कितना करेंगे, अगर वो 180 डेज या मोर है, यूज़ हुआ है, मतलब पुट टू यूज़ हुआ है 180 डेज और मोर, तो उसमें जो भी रेट है उसकी उसकी 100% रेट अलग हो जाएगी। अगर मान लो 10% रेट है, और 10% रेट से हम डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। अगर 180 डेज से कम यूज़ हुआ है, तो हम उसकी 50% रेट, अगर 10% रेट है तो उसकी 50% कितने भी 5% रेट, तो 5% रेट से हम डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेंगे। ये बस मैंने एज ए रिवीजन के लिए बताया आपको। और डिप्रिसिएशन की रेट अलग अलग थी सबकी। इसमें कोई डाउट है, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है सेक्शन 33AB। सेक्शन 33AB में भी हमको डिडक्शन अलाउ है। और कौन सा डिडक्शन अलाउ है कि टी, कॉफ़ी एंड रबड़। अगर कोई भी पर्सन है उसने कोई बिजनेस ऐसा कर रखा है जो टी का है, कॉफ़ी का है, रबर का है, और उससे रिलेटेड कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, ठीक है, उससे रिलेटेड कोई भी अगर वर्क कर रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, तो उसमें एक उसको अकाउंट अगर वो खोल सकता है जैसे आपको एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे कि अगर मान लो सुकन्या समृद्धि योजना अगर आपने खोली है अपनी गर्ल मतलब कि गुड़िया के लिए,
तो उसका डिडक्शन आप 80C में क्लेम कर सकते हो, जो भी एज ए इन्वेस्टमेंट। बट इसमें क्या है, उसके लिए भी आपको अकाउंट खोलना पड़ेगा, सुकन्या समृद्धि योजना में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा। वो चाहे पोस्ट ऑफिस में ओपन कर सकते हो या बैंक में ओपन कर सकते हो। ऐसे ही सेम इसमें है कि एक टी, कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट अकाउंट एक खोलना पड़ेगा आपको, कोई भी नेशनलाइज बैंक में, कोई नेशनलाइज बैंक में एक अकाउंट खोलना पड़ेगा फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। और ये क्यों खोलना पड़ेगा? एग्रीकल्चरल और रूरल डेवलपमेंट के लिए खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो इस अकाउंट में आपने अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है, कोई भी अमाउंट पे किया है, ठीक है, तो उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। अब कैसे कैसे मिलेगा देखते हैं। द डिपॉजिट शुड बी मेड विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। ठीक है, ये जो डिपॉजिट जो आपने किया है वो 6 मंथ के अंदर डिपॉजिट करना है उस नेशनलाइज्ड बैंक में जो आपने अकाउंट ओपन किया है, फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो पिछले साल का जो भी प्रीवियस ईयर एंड हुआ है, ठीक है, उसके 6 मंथ के अंदर आपको उसको अकाउंट ओपन करके इसमें अमाउंट डालना है, डिपॉजिट करना है। या फिर और बिफोर फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, या फिर इनकम टैक्स की रिटर्न आपने जो सबमिट किया है उससे पहले। ये प्रीवियस ईयर जब भी कंप्लीट हुआ है उसके 6 मंथ के अंदर, या फिर रिटर्न फाइल करने से पहले, जो भी पहले पीरियड आए वो आपको डिपॉजिट करना है अमाउंट। अब जैसे मान लो 31 मार्च को प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो गया, तो आपको 30 सितंबर तक वो अकाउंट खोल लेना है। वो 30 सितंबर तक अकाउंट खोलना है। अगर आपने इनकम टैक्स की रिटर्न उससे पहले फाइल कर लिया है तो उससे पहले आपको अकाउंट खोल लेना है। अगर इनकम टैक्स की रिटर्न आपने बाद में फाइल की है उससे, तो 30 सितंबर तक आपको अकाउंट खोल लेना है। उसके बाद लिमिट, लिमिट मीन्स कि कितना उसको डिडक्शन मिलेगा। उसमें देखिए, द सम इक्वल टू डिपॉजिटेड, जो भी उसने डिपॉजिट किया है, या मतलब और 40% ऑफ प्रॉफिट, जो भी उसका प्रॉफिट हुआ है उसका प्रॉफिट 40%, प्रॉफिट का 40% निकाल लेंगे और जो भी अमाउंट उसने डिपॉजिट किया है वो निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद उसमें से जो भी कम होगा अमाउंट, विच एवर इज लेस, जो भी अमाउंट कम होगा उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा। और जो बिजनेस का प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिट ऑफ सच बिजनेस निकालेंगे, उसमें देखिए बिफोर मेकिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन में जो भी डिडक्शन होगी उससे पहले, मतलब ये डिडक्शन हम कैलकुलेट नहीं करेंगे बिजनेस का प्रॉफिट निकालने के लिए। एंड बिफोर सेटिंग ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस, जो पिछले साल का अगर कोई बिजनेस लॉस है, ठीक है, वो सेट ऑफ नहीं कराएंगे। तो पिछले साल का बिजनेस लॉस सेट ऑफ करने से पहले, और ये इस सेक्शन में डिडक्शन लेने के पहले जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 40%, या जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है उसमें जो भी कम है अमाउंट, वो हम डिडक्शन ले लेंगे इसमें। वो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, जो भी अमाउंट हमने डिपॉजिट किया है इस अकाउंट में, तो मस्ट बी यूज्ड इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच इट इज़ विड्रॉन। अगर मान लो हमने उसमें से कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है, तो उसी साल ही, विड्रॉ वाले साल ही हमको उस पर्पज़ के लिए यूज करना है उसको। इसमें कोई डाउट है? नहीं सर। अब ऐसा ही एक और है, सेक्शन 33AB एंड सेक्शन 33ABA। इसमें साइट रिस्टोरेशन फंड, इसका क्या है, साइट रिस्टोरेशन फंड। इसमें देखिए, डिडक्शन विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग, एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस इन इंडिया। कोई भी पेट्रोलियम या नेचुरल गैस से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में अगर कोई एक्सट्रैक्शन हो रहा है या प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोस्पेक्टिंग हो रहा है, तो इट इज़ नेसेसरी दैट एग्रीमेंट विद सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कि अगर कोई ऐसा बिजनेस है तो इस काम में लगा हुआ है, नेचुरल गैस से रिलेटेड लगा हुआ है, और उसमें अगर गवर्नमेंट के साथ उसका एग्रीमेंट हो चुका है, तो ये तो प्री कंडीशन होगी इसकी। उसके बाद असेसिस टू डिपॉजिट स्पेशल अकाउंट, एक स्पेशल अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में खोलना है और उसमें पैसे जमा कराने हैं। द डिपॉजिट शुड बी बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, जो भी पिछले साल है उससे पहले ही उसको ये डिपॉजिट करा देना है। और उसकी लिमिट कितनी है, मतलब कि कितना डिडक्शन उसको मिल सकता है जो भी उसने अमाउंट डिपॉजिट किया है। उसमें देखिए, जो फर्स्ट वाला हमने जो टी वाला जो देखा था उसमें 40% की लिमिट थी। अब इसमें देखिए, इसमें है 20% की लिमिट। मीन्स सम इक्वल टू डिपॉजिट, जो भी हमने डिपॉजिट किया है, या 20% ऑफ प्रॉफिट,
पहले हम प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसका 20% निकाल लेंगे और फिर कंपेयर करेंगे जो भी डिपॉजिट अमाउंट है, और जो भी कम होगा उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा। और प्रॉफिट निकालने के लिए देखिए, बिफोर मेकिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन, इस सेक्शन का डिडक्शन हमको पहले नहीं लेना है, और ब्रॉड फॉरवर्ड बिजनेस लॉस का भी सेट ऑफ नहीं करना है। ठीक है। ये तो हमारे स्पेशल केस आ गए थे। तो उसके बाद जर्नल डिडक्शन है। एक जर्नल डिडक्शन है, एक्चुअल में ये सबसे लास्ट में आना चाहिए, पहले एक बार मैं बता देता हूँ। सॉरी। जर्नल डिडक्शन जो सेक्शन 37 है, उसमें देखिए, उसमें बोल रहा है कि कोई भी अगर एक्सपेंडिचर, मतलब कि डिडक्शन है या एक्सपेंडिचर है, कोई भी एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36, ठीक है, जो भी सेक्शन 30 to 36 में जो भी कवर हो रहा है, उनको छोड़कर जो जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है उसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा। सेक्शन 30 to 36 अभी हम देखेंगे, अभी हमने कुछ देखा भी है। ये देखिए, सेक्शन 30 देखा था हमने अभी, बिजनेस प्रीमिसेस से रिलेटेड। सेक्शन 31 देखा था, उसमें दिखा रखा था कि सेक्शन 30 to 36 के अलावा जितने भी सेक्शन है, सेक्शन नहीं, सेक्शन 30 to 36 के अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर है, उसका हमको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 37 में। बट उसकी कुछ प्री कंडीशन है जो अभी हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 31, उसके बाद 32 जो डेप्रिएशन का था, फिर 33 जो टी कॉफ़ी और रबड़ से रिलेटेड था, वो साइट रिस्टोरेशन से रिलेटेड है, तो पेट्रोलियम से रिलेटेड था। तो 33 में ये आ गया। उसके बाद यहाँ से देखिए 34 है, जो अभी ओमिटेड हो चुका है, अभी मतलब कि अप्लीकेबल नहीं है। वो फिर सेक्शन 35, ऐसे आगे आएगा सेक्शन 36। तो ये स्पेशल केस वाले हैं। इनको छोड़कर जितने भी अगर खर्चे हुए हैं उसका भी हमको डिडक्शन मिल जाएगा, जिसको जनरल डिडक्शन बोलते हैं, रेजिडरी डिडक्शन बोलते हैं, कि भी जो भी बचा हुआ डिडक्शन। बट इसकी प्री कंडीशन है। प्री कंडीशन क्या है कि रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, ये जो एक्सपेंडिचर होना चाहिए रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, न कि कैपिटल नेचर का। उसके बाद नोट ऑफ कैपिटल नेचर, ये हमने बता दिया। नोट ऑफ पर्सनल यूज, पर्सनल यूज का नहीं होना चाहिए, बिजनेस यूज का होना चाहिए। उसके बाद एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रनिंग ऑफ बिजनेस प्रोफेशन, जो भी बिजनेस रन प्रोफेशन है उससे रिलेटेड होना चाहिए। तो पर्सनल यूज का नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, बिजनेस प्रोफेशन से रिलेटेड होगा। और एक्सपेंडिचर शैल बी मेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर में होना चाहिए, ड्यूरिंग ईयर मतलब प्रीवियस ईयर में होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन प्रोटेक्शन मनी, हफ्ता, ब्राइब्स एक्सेट्रा विल नॉट बी अलाउड। ठीक है, ये तो इलीगल है। मान लो हम कोई किसी को घूस दे रहे हैं, हम बोलेंगे नहीं नहीं, हमने इनकम टैक्स डिपार्ट ऑफिसर को घूस दी थी, उसका भी खर्चा हम क्लेम करेंगे, तो वो नहीं कर सकते हम। ये किसी को हफ्ता दिया था या कोई किसी को प्रोटेक्शन मनी दी थी, तो इसका इसका मतलब डिडक्शन नहीं मिलेगा। इसका डिडक्शन स्पेशल स्पेसिफिक दे रखा है, क्योंकि इनमें ये कवर हो सकता है। इसमें कैसे कवर हो सकता है, देखिए, एक्सपेंडिचर नॉट कवर्ड अंडर सेक्शन 30 to 36, किसी ने मान लो ब्राइब दी है और वो क्लेम कर रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट क्लेम कर रहा है वो, मतलब प्रॉफिट में से बोल रहा है कि मेरा प्रॉफिट कम कर दो। ठीक है, और क्या बोल रहा है वो कि भी देखिए वो 30 से 36 सेक्शन में भी कवर नहीं हो रहा जो हमने हफ्ता दिया है या ब्राइब दिया है। उसके बाद रेवेन्यू नेचर का खर्चा है, कोई कैपिटल खर्चा नहीं है। नोट ऑफ कैपिटल नेचर हो गया। नोट ऑफ पर्सनल यूज, ये मैंने पर्सनल खर्चे के लिए नहीं दिया था, मैंने तो बिजनेस के पर्पज के लिए दिया था घूस। वो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर रनिंग बिजनेस, ये तो बिजनेस प्रोफेशन के लिए दिया था और लास्ट ईयर में दिया था, तो वो तो क्लेम कर सकता है। बट एक्सप्लेनेशन 1 में अलग से दे रखा है कि ऐसा अगर खर्चा है तो उसको नहीं मिलेगा। और एक्सप्लेनेशन 2 में दे रखा है CSR से रिलेटेड, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आगे आएगा जब मैं आपको कंपनी एक्ट पढ़ाऊंगा, उसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा। तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है, मतलब आपने अगर सोसाइटी के लिए अगर कोई खर्चा दिया है, ठीक है, तो वो इस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट नहीं होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल भी हैं। एग्जाम्पल वो एक्सपेंडिचर अलाउड, जो अभी सेक्शन 37 के एग्जाम्पल है जनरल रिडक्शन के, उसमें देखिए
एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द परचेज मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ गुड्स। अगर हमारा कोई ट्रेडिंग का है बिजनेस, ठीक है, ट्रेडिंग के बिजनेस के लिए अगर सेल करने के लिए हमने कोई खर्चा किया है, या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई खर्चा हुआ है, या परचेज से रिलेटेड कोई खर्चा हुआ है, तो वो सारा अलाउ हो जाएगा कोई बिजनेस पर्पज़ के लिए वो। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस, मतलब कि डे टू डे रनिंग करने के लिए जो भी हमने खर्चा किया है वो सारा इसमें कवर हो जाएगा। इसमें एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट टूट गया तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ है वो भी सारा अलाउ हो जाएगा। अमाउंट ऑफ वैल्यू एडेड टैक्स, जीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, प्रोफेशनल टैक्स, जो भी हमने टैक्सेस पे किया है वो भी सारा अलाउ हो जाएगा। कंपनसेशन, कोई भी हमने कंपनसेशन पे किया है, पेड फॉर रिट्रेंचमेंट ऑफ अनडिजायरेबल एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ रिलेटेड कोई कंपनसेशन पे किया है, या कंट्रीब्यूशन में टू प्रोविडेंट फंड पीएफ में अगर कोई कंट्रीब्यूशन पे किया है, या कमीशन पे फॉर सिक्योरिंग ऑर्डर, ऑर्डर हमको सिक्योर करने के लिए कोई भी कमीशन पे किया। देखिए पूरा बिजनेस से रिलेटेड लग रहा है। कोई भी कंपनसेशन हमने पे किया है, कोई रॉयल्टी हमने पे किया है, उसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम हमने कोई एम्प्लॉयज़ के कंपनसेशन के लिए दिया है कोई, इसके बाद कंपलसरी सब्सक्रिप्शन टू ए एसोसिएशन, लीगल एक्सपेंडिचर कोई हमने पे किया है। लीगल एक्सपेंडिचर मतलब कि अगर मान लो कंपनी का किसी के साथ वो चल रहा है, दावा चल रहा है, और उसमें मान लो कोर्ट फीस अगर हमने पे की है, या कोई एडवोकेट की फ़ीस हमने पे की है, या कोई कंपनी का वाइंड अप चल रहा है उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंडिचर है, या एनुअल लिस्टिंग फीस पेड टू स्टॉक एक्सचेंज, अगर मान लो उसके शेयर्स है वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, वो तो एनुअल फीस हमको देनी पड़ती है। ठीक है, कंपनी एक्ट में जो आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगा ये। तो उससे रिलेटेड जितना भी खर्चा है, या फिर एक्सपेंडिचर ऑन इनेगुरेशन सेरेमनी, अगर मान लो कंपनी की इनेगुरेशन हो रहा है, कंपनी की ओपनिंग हो रही है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा है, तो जितने भी ये कॉमन खर्चे हैं ये सारे सेक्शन 37 में जनरल डिडक्शन में अलाउ हो जाएंगे। क्योंकि इसका देखिए नेचर देखिए, सेक्शन 30 टू 36 में स्पेशल खर्चे दे रखे हैं, उसके अलावा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हैं, वो कैपिटल नेचर के नहीं है, पर्सनल यूज़ के नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन के हैं, वो लास्ट ईयर में हमने एक्सपेंडिचर किया है। और एक्सप्लानेशन 1 एंड 2 भी इसको हटा दीजिए क्योंकि CSR नहीं है, और ये हफ्ता या ब्राइब्स या प्रोडक्शन मनी नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है? नो सर। उसके बाद सेक्शन 34 है, ये अभी है नहीं, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद सेक्शन है 35, सेक्शन अभी 35 जो स्पेशल सेक्शन है। जैसे हमने अभी पढ़ा था ना, स्पेशल सेक्शन पढ़ा था टी कॉफ़ी के लिए पढ़ा था, या पेट्रोलियम प्रोडक्ट के लिए पढ़ा था, वैसे ही सेक्शन 35 है एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर मान लो अगर कोई नहीं सर, ये सारे सेक्शन हमें इस हमारे सिक्स टाइम में भी आएंगे। है जी, ये जितने भी सेक्शन है हाँ वो जी, सिक्स टाइम में भी आएंगे हमारे। आपके 6 सेमेस्टर में पूरे सेक्शन है। ओके ओके, हाँ ये वाले सारे हाँ ये आपको पढ़ने पड़ेंगे और आपके एग्जाम में आएंगे। आपके मीन्स की जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें भी आएंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में देखिए कैसे आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन में तो ये डेप्रिसिएशन का पूरा आ सकता है आपका, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है। शॉर्ट में तो ये आएगा ही आएगा, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपके ऐसे आएंगे देखिए कि डिडक्शन एक्सप्रेसली अलाउड, वो कौन कौन से डिडक्शन है जो एक्सप्रेसली अलाउड है इनकम टैक्स एक्ट में। तो इसमें आपको सेक्शन 30 टू 37 का आपको मेंशन करना है। तो सेक्शन 30 में आपको मैंने पहले बताया था कि बिजनेस प्रीमिसेस से रिलेटेड जितना भी खर्चा है, या कोई प्लांट और मशीनरी से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, वो डेप्रिसिएशन भी इसमें ही कवर हो जाएगा। डेप्रिसिएशन से रिलेटेड खर्चा है उसके क्या क्या प्रोविजंस है। उसके बाद सेक्शन 33 AB में टी कॉफ़ी या रबड़ से डेवलपमेंट अकाउंट से रिलेटेड हो गया, या फिर साइट रिस्टोरेशन फंड से रिलेटेड हो गया, जो 33 ABA में है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से रिलेटेड है। उसके बाद जनरल डिडक्शन हो गया, ये आप लास्ट में मेंशन कर सकते हो। ये पहले मैंने इसलिए बता दिया कि ये मतलब जनरल खर्चा था, तो आपका थोड़ा सा एक कॉमन खर्चा है, तो पहले मैं बता दूँ उसको। उसके बाद इसमें देखिए सेक्शन 35 भी इसमें कवर है, जो साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड है, या साइंटिफिक रिसर्च का आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो ये आपको देखना ही पड़ेगा।
इसमें देखिए ओके एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। अगर मान लो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है जो साइंटिफिक रिसर्च करना चाहता है, ठीक है, तो साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए मतलब कि इनकम टैक्स एक्ट ने कुछ उसको छूट दी है कि आप इससे रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो आप क्लेम कर सकते हो, और जो भी प्रॉफिट होगा उससे आप ये क्लेम कर सकते हो और आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब देखिए साइंटिफिक रिसर्च है क्या? इट मीन्स एक्टिविटीज़, कोई ऐसी एक्टिविटी फॉर द एक्सटेंशन ऑफ नॉलेज, कोई नॉलेज को बढ़ा रही है, इन द फील्ड ऑफ नेचुरल और अप्लाइड साइंस, कोई नेचुरल साइंस या कोई अप्लाइड साइंस, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरिंग्स। तो इससे रिलेटेड जो भी है, जो रिसर्च अगर हो रही है और उसमें जो साइंटिफिक रिसर्च में कौन सा एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो इसमें कौन सा एक्सपेंडिचर इसमें इंक्लूड होगा? इट मीन्स एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च वुड इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड होगा इसमें? ऑल एक्सपेंडिचर, जितने भी एक्सपेंडिचर है इनकर्ड फॉर द प्रोसिक्यूशन और द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज फॉर द साइंटिफिक रिसर्च बट डज नॉट इंक्लूड। इसमें कौन कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? इसमें इंक्लूड नहीं होगा एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन द एक्विजिशन ऑफ राइट इन अराइजिंग आउट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च। अगर हमने कोई राइट अगर अराइज किया है तो वो तो कैपिटल नेचर में आ जाएगा, तो वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अब देखिए एक छोटी सी समरी दे रखी है, इसमें सेक्शंस है 35(1)(1), 1(2)(1)(2)(2)(a), ठीक है। इसमें अलग अलग डिडक्शन दे रखेगी कि अगर इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर हुआ तो 100% हो जाएगा, इससे रिलेटेड हुआ तो 150% हो जाएगा। तो इसमें देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च रिलेटेड टू द असेसिव बिजनेस, कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसका 100% डिडक्शन हमको मिल जाएगा। इसको मैं इसमें कवर कर लेता हूँ, इस वाले में। इसको मैंने 2 टाइप में कन्वर्ट किया है, साइंटिफिक रिसर्च को सेल्फ साइंटिफिक रिसर्च और आउटसाइड एजेंसी, मतलब अपने बिजनेस के अंदर प्रीमिसेस के अंदर अगर उसने रिसर्च किया है सेल्फ, या आउटसाइड एजेंसी, कोई आउटसाइड एजेंसी में अगर उसने कोई रिसर्च किया है, तो इसको 2 पार्ट में कवर कर लिया हमने। अगर सेल्फ में किया है उसने तो उसमें देखिए इनकर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट होने से पहले अगर कोई खर्चा किया उसने साइंटिफिक रिसर्च पे, या फिर इनकर्ड रेगुलरली विद बिजनेस, या फिर बिजनेस स्टार्ट होने के बाद फिर रेगुलर आपने खर्चा किया है, इसको भी 2 पार्ट में कन्वर्ट कर लिया। अगर जो भी पहले अगर खर्चा हुआ है कोई, और जो पहले जो खर्चा हुआ है बिजनेस स्टार्ट होने से पहले, वो विद इन 3 ईयर अगर हो गया है, इमीडिएटली प्रोसीडिंग द कमिंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट होने के तुरंत 3 साल पहले अगर कोई खर्चा हुआ है, वो ये प्री कंडीशन है इसकी, तभी हमको मिलेगा। और उसमें अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हुआ है या कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड हुआ है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड अगर हुआ है और वो अगर रॉ मटेरियल एंड सैलरी से रिलेटेड है तो वो अलाउ हो जाएगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में अगर रॉ मटेरियल से रिलेटेड है या फिर सैलरी का पेमेंट अगर उसने किया है तो वो खर्चा अलाउ हो जाएगा। और ओनली सैलरी एंड मटेरियल, सैलरी नॉट इंक्लूड परक्यूजिट, परक्यूजिट सैलरी में परक्यूजिट इंक्लूड नहीं है, तो जो भी खर्चा होगा उसका 100% रिडक्शन हमको मिल जाएगा। और अगर कैपिटल से रिलेटेड हुआ खर्चा, मतलब उसने कोई भारी मशीन खरीदी है, इंस्ट्रूमेंट खरीदे हैं, तो उसमें अगर कोई भी हमने लैंड परचेज किया है, कोई ज़मीन परचेज किया है, तो उसको छोड़ देंगे। उससे रिलेटेड अगर कोई भी अगर खर्चा हुआ है तो उसका भी 100% रिडक्शन मिल जाएगा हमको। तो इसका मतलब रेवेन्यू और कैपिटल दोनों का एक्सपेंडिचर हमको 100% मिल जाएगा। बट कुछ कंडीशन है कि रेवेन्यू में सैलरी और रॉ मटेरियल होना चाहिए, और कैपिटल में लैंड को छोड़ के कुछ भी हो। उसके बाद सेल्फ में क्या आएगा कि अगर डे टू डे बिजनेस पे अगर खर्चा हुआ है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई भी हो, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि सैलरी है रॉ मटेरियल है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कोई हो उसका 100% रिडक्शन मिल जाएगा। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट लैंड को छोड़कर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है उसका भी 100% रिडक्शन मिल जाएगा। ये एक्चुअल में जो स्पेशल सेक्शंस हैं ये सभी बिजनेस पे अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इसको स्पेशल सेक्शंस पे रखा गया है। जब आप नॉर्मल अगर बिजनेस की अगर कैलकुलेशन करोगे तो उस पर ये अप्लीकेबल नहीं होंगे। अब जैसे रबड़ वाला हो गया, पेट्रोलियम से रिलेटेड हो गया,
ठीक है, या फिर साइंटिफिक रिसर्च से हो गया, तो ये तो बहुत लिमिटेड कंपनियाँ हैं, तो उसी पे एप्लीकेबल होंगे सेक्शंस। अब देखिए आउटसाइड एजेंसी, आउटसाइड एजेंसी में अगर कोई रिसर्च की है उसने, और अगर वो इंडियन कंपनी है, अगर आउटसाइड एजेंसी अगर इंडियन कंपनी है, तो साइंटिफिक रिसर्च पे जो भी खर्चा होगा कोई भी हो, वो 100% रिडक्शन मिलेगा। और आउटसाइड एजेंसी अगर रिसर्च एसोसिएशन है या नेशनल लेबोरेटरी है या यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, आईआईटी है, तो इसमें जो साइंटिफिक रिसर्च होगा वो 150% मिलेगा, मतलब ज़्यादा मिलेगा डिडक्शन। मतलब कि अगर आपका प्रॉफिट 100 रुपये है तो 150 रुपये आपको डिडक्शन मिल जाएगा इसमें। इसका मतलब 50 रुपये जो भी है वो आपको एक्स्ट्रा डिडक्शन मिल गया, तो वो आप नेक्स्ट ईयर आपको उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो उस लॉस को। और अगर सोशल और टेक्निकल रिसर्च अगर हुई है तो 100% डिडक्शन मिल जाएगा। ये बस आपको एग्जाम पर्पज़ के लिए बताया है, ये प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए नहीं बताया। उसके बाद देखिए सेक्शन 35D। सेक्शन 35D ये आपका नॉर्मल बिजनेस के लिए भी अप्लीकेबल है। अमोटाइजेशन, ठीक है, पेइंग ऑफ प्रीमिलरी एक्सपेंडिचर। जो प्रीमिलरी एक्सपेंडिचर होते हैं, कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, जो कंपनी स्टार्ट होने से पहले जितने भी खर्चे होते हैं वो प्रीमिलरी एक्सपेंडिचर होते हैं। ये कंपनी स्टार्ट करने के लिए जो पहले एक्सपेंडिचर जो हमने हमारे किए जाते हैं वो सेक्शन 35D में है। उसमें देखिए प्रिपरेशन ऑफ फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अगर मान लो अगर कोई हम कंपनी अगर बना रहे हैं तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमको बनानी पड़ती है, या प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, या कंडक्टिंग मार्केट सर्वे, अगर हम कोई सर्वे कर रहे हैं मार्केट में, या लीगल चार्जेज ऑफ ड्राफ्टिंग एंड एग्रीमेंट, एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करने के लिए अगर कोई लीगल चार्जेस हमने पे किया है, या प्रिंटिंग चार्जेस फॉर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन शायद आपने कंपनी एक्ट में पढ़ लिया होगा, उसकी अगर प्रिंटिंग के चार्जेस हो गए, या फीस पे की हो हमने, कंपनी के रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पे की है, या एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर, कंपनी ने अगर इशू या डिबेंचर, मतलब शेयर और डिबेंचर के लिए अगर कोई इशू से रिलेटेड कोई खर्चा किया है, अंडर राइटिंग कमीशन पे किया है, ब्रोकरेज पे किया है, या प्रिंटिंग एडवर्टाइजमेंट, कोई भी प्रोस्पेक्टस बनाने के लिए कोई भी अगर उसने खर्चा किया है, तो ये प्रीमियरली एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। और उसका डिडक्शन वो कैसे ले सकता है, कि उस टाइम तो बिजनेस था नहीं, और उस टाइम नहीं वो हुआ था, प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था, तो वो कैसे उसको एडजस्ट करेगा। आप समझ पा रहे हैं ना प्रीमियरली एक्सपेंडिचर। यस सर। इसका देखिए वो उसको 1/5 मतलब 5 किस्तों में उसका वो क्लेम कर सकता है। ठीक है, डिडक्शन इज अलाउड इन 1/5 ऑफ इच एक्सपेंडिचर ऑफ सच एक्सपेंडिचर। जो भी खर्चा हुआ है उसको वो 5 किस्तों में अलाउ कर सकता है, मतलब डिडक्शन ले सकता है। ठीक है, 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर, अगले 5 साल में वो उसको अलाउ करेगा, मतलब एक्सपेंडिचर अलाउ हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसमें छोटी सी और कंडीशन है, लिमिट है कुछ, मतलब ऐसा नहीं है कि जितना भी खर्चा हुआ पूरा पूरा वो अलाउ कर लेगा। इसमें एक छोटी सी लिमिट है। इसमें क्या लिमिट है, अगर इंडियन कंपनी है और अदर देन इंडियन कंपनी है, तो अदर देन अगर इंडियन कंपनी है तो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसका 5% ही वो प्रीमियरली एक्सपेंडिचर में क्लेम कर सकता है, 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। और अगर इंडियन कंपनी है तो 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, या फिर 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, उसकी जो कैपिटल लगाई गई है, या फिर कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है, तो वो ये कैलकुलेट कर लेगा और ये कैलकुलेट कर लेगा। और एसएससी के ऑप्शन पे है कि जो भी उसके लिए बेनिफिशियल होगा उसका वो 5% निकाल के अपना क्लेम कर लेगा। तो ये हमारा एक ये स्पेशल सेक्शन कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखिए कुछ छोटे छोटे स्पेशल सेक्शंस हैं। सेक्शन 35DD, 35DD A और 35AD। तो 35DD में क्या बता रहा है, एक्सपेंडिचर फॉर अमालगमेशन और डीमर्जर ऑफ एन अंडरटेकिंग। कोई भी एक अंडरटेकिंग है उसका अमालगमेशन हो रहा है, दो कंपनी मिलके एक कंपनी हो रही है, एक कंपनी मिलके दो कंपनियों में कन्वर्ट हो रही है, कंपनी दूसरी कंपनी में मिल रही है, इस टाइप का अगर कोई सिचुएशन है, तो उससे रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, उससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर होगा, उसका 20% हमको 5 किस्तों में
जैसे हमने यहाँ पर 5 साल में अगर क्लेम किया था ना, वैसे ही 5 साल में हमको यहाँ पर इसको अलाउ हो जाएगा। मतलब जो भी एक्सपेंडिचर आया उसका 20% ही लिमिट है, 20% से ज़्यादा हम क्लेम नहीं कर सकते। तो 20% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ईच ऑफ 5 सक्सेसिव प्रीवियस ईयर बिगिनिंग विद द ईयर इन विच अमालगमेशन और डीमर्जर टेक प्लेस। जो भी अमालगमेशन और डीमर्जर कौन से साल में हुई है, उसके अगले 5 साल तक वो क्लेम कर सकते हो। वो 20% निकालना पड़ेगा हमें जो भी खर्चा हुआ है, और उसको 5 किस्तों में क्लेम कर सकते हैं। और एक्सपेंडिचर ऑन वॉलेंटरी रिटायरमेंट, अगर हमने एम्प्लॉयज़ का अगर वॉलेंटरी रिटायरमेंट किया और उसका अगर हमारा खर्चा हुआ है, तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट का मतलब तो ये होता है कि अगर मान लो एम्प्लॉई कंपनी में होता, तो ऐसा तो है नहीं कि 5 साल की सैलरी वो एक साथ ही ले लेता, वो तो हर साल थोड़ी थोड़ी सैलरी लेता है ना। और अगर मान लो उसका वॉलेंटरी रिटायरमेंट अगर कर दिया है, तो मान लीजिए जो भी रूल है उसका कि उसकी 5 ईयर की सैलरी मिल जाएगी या 3 ईयर की सैलरी मिल जाएगी उसको, जो भी है, तो उसको एक ही ईयर में पूरा का पूरा बर्डन आ सकता है एक्सपेंडिचर का। तो इसलिए उसको एक एग्जाम्पशन दी गई है कि वो आप डिडक्शन अलाउ कर सकते हो, उसको 5 सालों में उसको बांट सकते हो, उसको 5 सालों में बांट सकते हो, बट 20% ही आपको उसका वो कर सकते हो। फिर एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस। एक्सपेंडिचर ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से हैं? 100% एक्सपेंडिचर ऑफ कैपिटल नेचर एक्सक्लूडिंग लैंड गुडविल और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। 100% एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल नेचर, कोई भी कैपिटल नेचर का कोई ऐसा खर्चा है उसका 100% हम अलाउ कर सकते हैं। हम नॉर्मली पहले क्या बोल रहे थे कि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर का हम डिडक्शन नहीं ले सकते प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि वो तो उसमें फिक्स असेट्स में कवर हो जाएगा और उसका डेप्रिसिएशन हमको मिलेगा। बट एक स्पेशल सेक्शन है, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है, कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस है। स्पेसिफाइड बिजनेस कौन सा है? ये देखिए बिजनेस कौन सा है। कोल्ड चेन फैसिलिटी, कोई कोल्ड चेन फैसिलिटी है। कोल्ड चेन फैसिलिटी किससे रिलेटेड हो सकती है? कोई एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मीट, मीट प्रोडक्ट, पोइट्री, या मेरीन एंड डेयरी प्रोडक्ट, प्रोसेसिंग ऑफ फूड आइटम, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, ये जितने भी है तो ये कोल्ड चेन से रिलेटेड अगर है, या फिर वेयर हाउसिंग फैसिलिटी से रिलेटेड है, लेइंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ पेट्रोलियम ऑयल पाइपलाइन से रिलेटेड है, या एटलीस्ट 100 बेड्स हॉस्पिटल है कोई, या फिर बिल्डिंग ऑफ स्लम रीडेवलपमेंट और रिहेबिटेशन फ्रेम्ड बाई सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है। ये स्पेशल बिजनेस है। तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी हमारा खर्चा हुआ है और कोई कैपिटल नेचर से रिलेटेड हुआ है, बट उसमें क्या इंक्लूड नहीं है? लैंड इंक्लूड नहीं है, गुडविल इंक्लूड नहीं है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड नहीं है। उसको छोड़कर अगर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो वो 100% रिडक्शन हमको मिल जाएगा। अब देखिए इसमें एक छोटी सी कंडीशन है कि पेमेंट ऑफ ₹10,000 इन ए डे, 10,000 रुपये एक दिन में हम पेमेंट नहीं कर सकते कैश में उसका। और डिडक्शन इज अलाउड इन द ईयर इन विच बिजनेस इज कमेंस्ड, जो जब भी बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस साल में उसका डिडक्शन मिल जाएगा। वो किसका मिलेगा? एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस से पहले अगर कोई खर्चे हुए हैं वो उस साल में हमको डिडक्शन मिल जाएंगे। और अमाउंट इज कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स बिजनेस इस ऑपरेशन। द अमाउंट इज कैपिटलाइज, और अमाउंट कैपिटलाइज हो जाएगा उसका। तो ये स्पेशल सेक्शंस है, छोड़ दीजिए इसको। अब स्पेशल बिजनेस में देखिए एक लिस्ट और है, अब लिस्ट आप चेक कर सकते हो। कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट है, या 2 स्टार और एबव कैटेगरी होटल है, या प्रोडक्शन फर्टिलाइजर से इन इंडिया है, या इनलैंड कंटेनर डिपो है कोई, उससे रिलेटेड जितने भी हैं आप देख सकते हो लिस्ट में। ये स्पेशल बिजनेस से रिलेटेड है। आप इधर आ जाइए सेक्शन 36 पे। सेक्शन 36 है अदर डिडक्शन। हमने देखा था सेक्शन 30 to 36 के अलावा जितने भी एक्सपेंडिचर है वो तो 37 में मिल जाएगा, बट 36 में कुछ स्पेसिफाइड दे रखे हैं। क्या है
इसका भी डिडक्शन मिलेगा हमें। कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है फॉर स्टॉक, कंपनी का कोई स्टॉक है उसके लिए इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर केटल पेड बाई फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी, या इंश्योरेंस प्रीमियम पेड एनी मोड अदर देन कैश फॉर द हेल्थ ऑफ एम्प्लॉई, एम्प्लॉई की हेल्थ के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है। बोनस और कमीशन पे किया है एम्प्लॉयज़ के लिए। उसको इंटरेस्ट पेड किया है, बोरोड कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट पे किया हमने, कोई हमने लोन ले रखा है मान लीजिए और उस पर हमने कोई इंटरेस्ट पे किया है। उसके बाद डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, उसके बाद ये मतलब स्पेशल है। बैड डेट्स, अगर मान लो हमने कोई उधार में माल बेचा है और बाद में मान लो 3 साल हो गए 5 साल हो गए वो अभी तक नहीं आया है, तो हमने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। हम ये मान लेते हैं वो खर्चा नहीं आएगा, उसको हम बैड डेट्स बोलते हैं, मतलब बैड डेट्स बोलते हैं उसको। तो वो डेटर्स नहीं आते तो हम एज ए वो एक्सपेंडिचर बुक कर लेते हैं उसका। उसके बाद लॉस रिगार्डिंग एनिमल्स, कोई अगर एनिमल्स से रिलेटेड अगर कोई कंपनी है और लॉस रिगार्डिंग एनिमल्स, कोई लॉस हो गया है, ठीक है। एनिमल का लॉस कैसे भी हो सकता है, मान लो उसकी मृत्यु हो गई है तो उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, पीएफ में अगर मान लो कोई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन हुआ है, जैसे मान लो अगर किसी का पीएफ कटता है तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है 12%, और सेम ही एम्प्लॉयर भी अपना कंट्रीब्यूशन करता है। तो जो एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन करता है तो वो उसके लिए खर्चा हो गया, तो उसका वो डिडक्शन मिल जाएगा उसका। अब कुछ सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B हम आगे पढ़ेंगे इसका। सेक्शन 43B इसमें है, वो हम आगे देखेंगे बाद में। उसमें कुछ कंडीशन दे रखे भी कितना मिलेगा कैसे मिलेगा। या इम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड, कोई फंड सुपर एनुएशन फंड या प्रोविडेंट फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन है, या अप्रूव्ड ग्रेजुएटी फंड में कोई कंट्रीब्यूशन है। एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग से रिलेटेड कोई एक्सपेंडिचर कर रहा है, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। या इंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर कोई किया है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कोई किया है, ये सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स पे किया है, ये जितने भी है इसका डिडक्शन हमको मिल जाएगा। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए किसी को। नहीं सर। अब एक लास्ट टॉपिक है बस, उसके बाद देखिए हमारे प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक हम है। कल प्रैक्टिकल करेंगे। इस लास्ट सेक्शन है कि एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड इन एनी सर्कमस्टांसेस, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जो कोई भी सर्कमस्टांसेस में अलाउ नहीं है। कौन से नहीं है देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इन एनी, ये हम शायद पहले भी देख चुके हैं। एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजमेंट इन एनी सोनियर एटसेट्रा पब्लिश्ड बाई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लिए हमने कोई एक्सपेंडिचर किया है, या पेमेंट आउटसाइड किया है इंडिया के और उस पर टीडीएस नहीं काटा है। ये हमने देखो लास्ट में देखे थे, लास्ट क्लास में देखे थे, फर्स्ट क्लास में। और पेमेंट टू रेजिडेंट्स, रेजिडेंट को हमने कोई पेमेंट किया है ऑन विच टीडीएस हैज नॉट बीन डिडक्टेड, कोई रेजिडेंट को भी अगर हमने पे किया वो उस पर टीडीएस नहीं काटा है। इसमें कुछ कंडीशंस है, on which TDS has not been deducted or before the due date of filing the return of income 30% of such sum shall not allowed as deduction, उसका 30% है हमको अलाउ नहीं होगा। अगर नॉन रेजिडेंट को हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें टीडीएस नहीं काटा है तो पूरा पूरा अलाउ नहीं होगा एक्सपेंडिचर, और अगर रेजिडेंट को अगर किया है तो 30% अलाउ नहीं होगा। अगर हमने कोई वेल्थ टैक्स पे किया है वो अलाउ नहीं होगा। या टैक्स ऑन प्रॉफिट एंड गेन, इनकम टैक्स अगर हमने पे किया है, प्रॉफिट एंड गेन भी अगर टैक्स पे किया है, एनी सम पेड ऑन अकाउंट ऑफ एनी टैक्स लेविड ऑन द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन शैल नॉट बी अलाउड एज डिडक्शन, इनकम टैक्स का नहीं मिलेगा। या फिर कंट्रीब्यूशन टू अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन किया हमने उसका भी नहीं मिलेगा। उसके बाद एक सेक्शंस है 40A, 40A सेक्शंस है, उसमें क्या है, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जो कुछ सिचुएशन में कुछ सर्कमस्टांसेस में उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा हमें। वो देखिए कैसे मिलेगा, इसमें कौन कौन से अलाउ है।
पेमेंट इन कैश, अगर कोई हमने कैश में पेमेंट किया है, एक दिन में हमने अगर कोई कैश में पेमेंट किया है, वो 10,000 से ज़्यादा किया है, 10,000 से ज़्यादा अगर हमने कोई पेमेंट किया है, अदर देन अकाउंट पे चेक या बैंक ड्राफ्ट और यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम, मतलब कि कैश में किया है, तो इट विल बी डिसअलाउड, वो डिसअलाउ है। बट इसमें एक छोटा सा है एक्सेप्शन है कुछ, वे पेमेंट इज मेड फॉर प्लेइंग हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरीज, मतलब ट्रांसपोर्ट्स वाले बिजनेस में अगर हमने किसी को पेमेंट किया है, वो 35,000 तक है, वो अलाउ है। 35,000 के बाद अगर एक्सीड कर रहा है मतलब तब वो डिसअलाउ होगा, तो इसमें छूट है 35,000 की। अब एक ऑप्शन है, एक सेक्शन है 43B। 43B अभी हमने देखा था, इसमें देखिए हमने देखा था ना अभी 43B, 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 एक कंडीशन थी कि हम इम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन का भी हमको डिडक्शन मिल जाएगा, इम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन सुपरएनुअल फंड में अगर है उसका भी डिडक्शन मिल जाएगा, ये इम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है, या ग्रेजुएटी फंड में अगर कोई कंट्रीब्यूशन है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। बट उसका एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है 43B में बताइए। तो 43B क्या बोलता है, ये देखिए 43B, एनी सम पेबल बाय द असेसी बाय वे ऑफ टैक्स ड्यूटी एंड सेस और फीस, मतलब कोई इम्प्लॉय को, सॉरी एसएससी को कोई टैक्स पेबल है, मीन्स कि अगर उसने अपने इम्प्लॉई है उसका, उसके सैलरी से पीएफ डिडक्ट कर लिया है, तो उसको आगे गवर्नमेंट को पे करना है, फिर उसके अपने जो पार्ट का है 12%, वो भी उस गवर्नमेंट को पे करना है, और उसको अगर कोई ग्रेजुएट से रिलेटेड है वो भी गवर्नमेंट को पे करना है, उस पर कोई फीस भी अगर पे करनी है, कोई सेस पे करना है, तो वो पेबल आ रहा है मान लीजिए। तो एनी सम पेबल बाय हिम एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू एनी प्रोविडेंट फंड, मैंने बताया था सुपरएनुअल फंड हो या कोई ग्रेजुएटी फंड है, एनी अदर फंड है फॉर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज, वो पेबल आ रहा है, मतलब पेमेंट नहीं किया उसने। उसने अगर पेमेंट नहीं किया है तो उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, उसमें ओनली डिडक्शन मिलेगा एक्चुअल पेमेंट पे। उसका अगर उसने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया है, पीएफ जो भी उसका पेबल आ रहा है, ये सुपरएनुअल फंड अगर ग्रेजुएटी फंड जो भी पेबल आ रहा है उसका, वो अगर उसने एक्चुअल में पेमेंट कर दिया है, तभी वो डिडक्शन अलाउ होगा उसका, जो अभी हमने देखा था कि सब्जेक्ट टू 43B। फिर सर्टेन अलाउेबल लॉसेस, कुछ लॉस भी हो जाता है कंपनी को, उस वो उसको अलाउ कर सकता है, मतलब कि वो डिडक्शन अलाउ है। कौन कौन से, रोबरी और डकैती पड़ गई मान लीजिए, ठीक है, कंपनी के स्टॉक को ले गए, वो मशीन को ले गए, तो वो अलाउ हो जाएगा। या चोरी वगैरह हो गई, वो सारा अलाउ हो जाएगा। लॉस ड्यू टू नॉन रिकवरेबल एडवांसेज, हमने किसी को एडवांस दिया है, वो रिकवरेबल नहीं हो पा रहा है, वो सारा सारा अलाउ हो जाएगा। अब कल से हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है सर। तो प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको इजी हो जाएगा कि हम ये प्रोविजन जो पढ़ रहे हैं कौन सा अलाउ होगा कौन सा नहीं अलाउ होगा, वो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो प्रैक्टिकल करने से फिर हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड जो पीजीबीपी है, तो ये अभी बहुत ज़्यादा रह गया है, अभी उसमें प्रजेंटिव जो इनकम है वो वाला अभी पार्ट बहुत बड़ा है, वो भी हम देखेंगे बाद में, पहले हम कुछ प्रैक्टिकल कर लेंगे कल। हम्म, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ सर। चलिए, आज की क्लास में मुझे लग रहा है काफ़ी लंबी खिंच गई, नहीं सर, सही करी। नॉर्मली हाफ एंड आवर की होती थी, आज देखिए। ठीक है, चलिए फिर, चलिए कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो फिर कल मिलते हैं। कर लेते हैं। ओके, थैंक यू, बाय। ओके, गुड ठीक है नाइट। सर।